हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। वंस अगेन अ हैप्पी न्यू ईयर अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो इस साल में। और आज के इस वीडियो में हमने सेक्टर एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। एक सेक्टर जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है, वैसे हमने काफ़ी सारे सेक्टर्स को कवर किया है बेस्ड ऑन योर वाटर ट्रीटमेंट हो गया या फिर बैंकिंग हो गया या फिर आईटी में हमने कवर किया था। पहले हमने ऑलरेडी फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर भी कवर किया था। तो ऑटो इंडस्ट्री को आज तक कवर नहीं किया, तो सोचा कि चलो ऑटो इंडस्ट्री पे कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटो में रिसेंट में बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिला है। आपको याद होगा रिसेंट 2 दिन पहले ही ऑटो के 4-5% से स्टॉक्स ऊपर थे, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर थे क्योंकि ऑटो के जो मंथली सेल्स फिगर्स है वो अच्छे आए थे। नाउ द मार्केट माइट बी एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में हमें ऑटो में वैसी ही रैली देखने मिलेगी जैसे पिछले 2 सालों में देखने मिली। तो अगर लास्ट 2 साल में आप देखोगे मार्केट में ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप चार्ट्स पे भी देख सकते हो। इन लास्ट 2 ईयर्स आपका जो इंडेक्स था वो तकरीबन 12-13 हज़ार से 27 हज़ार तक चले गया, राइट। और रिसेंट के 2-3 महीने में हमने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा, जहां पर हमने ये देखा कि स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स हो गए या बजाज ऑटो हो गया या टीवीएस मोटर्स, इधर दे हैव गॉन डाउन और दे हैव कंसोलिडेटेड। थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने मिला ऑटो में। तो इंडेक्स भी 27,500 से गिर के 22,800 22,600 के आसपास आ गया। अब ये जो रिसेंट में रैली आई है, आज के एनालिसिस में इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में 2025 में आउटलुक क्या लग सकता है ऑटो इंडस्ट्री का, लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या आउटलुक लग सकता है ऑटो इंडस्ट्री का, और ऑटो में इतना बड़ा जो मोमेंटम हमने देखा अभी चार्ट पे वो क्यों आया। सो बिकॉज दैट इज गोइंग टू बिल्ड अप अ इंडस्ट्री में एक क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में किस तरीके से इंडस्ट्री शेप अप कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंसाइटफुल बताऊंगा कि ऑटो इंडस्ट्री के जो ब्लफ है उसको कैसे आप ट्रैक कर सकते हो। कहीं स्लो डाउन होने वाला है ऑटो इंडस्ट्री का तो कैसे आपको पता लगेगा। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री को एनालाइज कैसे करना है, वैल्यू चेन क्या है, सेगमेंट्स कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो एक बेस्ट वीडियो जो अगर आप बोल सकते हो ऑटो पे, अगर आपको सब कुछ जानना है A to Z और कोई एक वीडियो चाहिए आपको, दिस इज द वन वीडियो विच विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव। ओके, सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सो आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट में 360 इन्वेस्टिंग में हम 360 रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। आप हमारा प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी की लर्निंग्स आपको यहाँ पर मिलेगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। इसलिए अभी सब्सक्राइब बटन, ये जो लाल वाला बटन ना, इसको प्रेस कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, स्मैश द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। मैं बहुत ज़्यादा नंबर्स थ्रू नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं सिंपल टर्म्स में आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में और अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख के आसपास की गाड़ियाँ हम सेल करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे चाइना 2.5 करोड़ गाड़ियाँ बेच रही है और हम 45 लाख पे हैं। इनफैक्ट जर्मनी भी अप्रॉक्सीमेटली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। मतलब उनका ऑलमोस्ट, अगर आप जापान की बात करोगे या जर्मनी की बात करोगे, उनका ऑटोमोबाइल का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी एडवांस भी है। हमारे पास में ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो जैसे हम बात करते हैं क्वालिटी की, इंजन की, इसके बारे में भी हमारे पास में बहुत स्कोप है ग्रोथ होने के लिए, राइट। उसके अलावा अभी रिसेंट में मैंने एक जो चेयरपर्सन है हमारे फाडा के, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास का ग्रोथ इंडस्ट्री में आएगा, जो कि पॉसिबल है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो, इंडस्ट्री में ना सारे ही जो सेगमेंट्स हैं ना, अलग अलग सेगमेंट्स एक साथ ग्रो नहीं होते हैं। जैसे ईवी वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा, 25-30% पे ग्रो होगा। और मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके 3 व्हीलर्स के जो सेगमेंट है वो कम तेज़ी से ग्रो हुए, या फिर आपके ट्रैक्टर्स वाला सेगमेंट हो गया या 2 व्हीलर वाला सेगमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंटेशन है। अब ऑटो इंडस्ट्री में ना नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि भाई एक 3 व्हीलर्स हो गया, एक कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स हो गया, 2 व्हीलर हो गया, इतना ही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को डीप में समझना चाहते हो तो OEMs जो होते हैं, जो आपके कार और एक्चुअली मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट, जो आपके बाइक्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, ये एक अलग प्लेयर्स है। लेकिन कार बाइक्स बनती कैसे, अलग अलग पार्ट्स और कंपोनेंट से बनती है। इसलिए ऑटो एंसिलरी सेगमेंट भी बहुत बड़ा सेगमेंट है ऑटो इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड कर दिए। एक हो गया ऑटो एंसिलरीज, एक हो गया आपके OEMs, राइट। जैसे कि अगर आप OEMs में देखोगे तो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में आपके पास में मोपैड्स होते हैं, स्कूटर्स होती है, मोटरसाइकिल्स होती है। वैसे ही अगर आप कार्स में जाओगे तो पैसेंजर व्हीकल्स होती है आपके पास में, उसमें आपके पास हैचबैक होता है, सेडान होता है, राइट। फिर आपके 7 सीटर्स जो गाड़ी होती है वो अलग से, SUV का आजकल बहुत क्रेज़ है। ऐसे ही हो रहा है। और
थ्री व्हीलर्स में भी आपके पास में एक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी होती है, राइट, फिर ऑटोज़ वगैरह होती है। उसके अलावा अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स में आओगे तो वहाँ पर आपको ट्रक्स वगैरह होती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह को भी काफ़ी मोमेंटम मिला है ड्यू टू इलेक्ट्रिक बसेस, राइट। तो काफ़ी सारे रिसेंट में टेंडर्स पास हुए जहाँ पर इलेक्ट्रिक बस को काफ़ी सारा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और आपने रिसेंट में देखा होगा कि काफ़ी इलेक्ट्रा के बसेस आपको मेट्रो सिटीज़ में देखने मिलेगी। पोस्ट दिस टेंडर्स गॉट फ्लोटेड और ये कंपनीज को टेंडर अलॉट हुआ। ये कंपनी के आप अगर शेयर प्राइसेस देखोगे दे जस्ट जूम्ड, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि एक ईवी वगैरह का सेगमेंट भी फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। अब इसके अलावा अगर हम ऑटो एंसिलरीज पे आते हो तो वहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अगर आपके गाड़ी में सॉफ्टवेयर वगैरह इंटीग्रेशन होता है तो उसमें टाटा एलेक्सी है। इनफैक्ट वहाँ पर KPIT वगैरह भी है। इनफैक्ट उसके अलावा अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनल वगैरह देखोगे स्पीडोमीटर का तो वहाँ पर प्रीकोल आता है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है वहाँ पर प्रीकोल, राइट। अगर आप लोगों को ये नहीं पता हो था और अभी आपको पता लग रहा है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ज़्यादा ऐसी वैल्यूएबल इंसाइट्स मैं आपको देने वाला हूँ जो शायद आपको ऑटो इंडस्ट्री में पता नहीं होगी, राइट। सो जस्ट हिट द लाइक बटन। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो लॉक्स बनाती है ना गाड़ियों की लॉक्स, उसका एक बहुत बड़ा प्लेयर है, दैट इज़ संधार, राइट। सो संधार टेक्नोलॉजीज जो है वो लॉक्स वगैरह बनाती है। इनफैक्ट जो एयर बैग्स वगैरह का आजकल बहुत ज़्यादा एक सिस्टम चला है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल, क्योंकि सेफ्टी, ऑब्वियसली मैं भी सेफ्टी को हायर रेट करता हूँ क्योंकि जो हिसाब से सड़कों की हालत है मुझे लगता है कि सेफ्टी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और इसलिए शायद आप देखोगे BS6 नॉर्म्स वगैरह के साथ में काफ़ी सारे एयर पैक्स आजकल आने लग गए हैं गाड़ियों में। तो ये मिंदा बनाती है, यूनो मिंदा वगैरह अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई है। तो ये जो एंसिलरीज वाला बिजनेस है ना, जैसे इसमें अभी आप एक और चीज़ अगर आप देखते हो, जैसे कि अगर बात करें तो गियर बॉक्स वगैरह हो गया, या फिर उसके अलावा अगर हम टायर्स की बात करें, बैटरीज की बात करें तो बैटरी वाले में भी आपको पता है अमर राजा है, एक्साइड है, HBL है, राइट। उसके अलावा टायर्स में अगर आप आ गए तो फिर MRF है, सियाट है, अपोलो टायर्स हैं। तो ये सब चीज़ गाड़ी के चीज़ों में, मतलब ये लगने वाली चीज़ें हैं, इसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। बिना गियर बॉक्स के, बिना क्लच के आप गाड़ी नहीं चला सकते, बिना पहियों के आप गाड़ी नहीं चला सकते, राइट। तो ये सब चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ को देख रहे हो तो ये भी आपके प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सकते हो, शायद उससे ज़्यादा अच्छा बना सकते हो जो आपको OEMs खरीद के शायद ना मिले, राइट। इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन ये सिंपल हो गया, आई एम श्योर। अब कुछ की मैट्रिक्स जो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हो या फिर स्टॉक पिकिंग करना चाहते हो। जो हमारे भारत स्टेज के नॉर्म्स होते हैं, जैसे BS4 हुआ, BS6 हुआ, राइट, इनके नॉर्म्स में जो रिवीजन होता है वो आपको ट्रैक करना ज़रूरी है, बिकॉज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कभी कभी कंपनी के मोमेंटम को, कंपनी के बिजनेस मोमेंटम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो रिसेंट में आपको याद होगा कि सबरोस करके एक स्टॉक है जहाँ पर बीच में रिसेंट में भारत स्टेज नॉर्म्स में रिवीजन हुआ था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है, उनके भी जो पैनल है, जहाँ ड्राइवर का सेगमेंट होता है वो भी एयर कंडीशनिंग करने का, राइट। सो इससे क्योंकि सबरोस इज इनटू एयर कंडीशनिंग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने मिला था, बहुत बड़ा स्पाइक मिला था देखने के लिए चार्ट्स पे सबरोस के, राइट। तो ये ऐसे कुछ जो चेंजेस होते हैं, जैसे मान लो अभी कुछ लाइटिंग में चेंज हो गया, अब लाइटिंग्स में चेंज हो गया तो वहाँ पर आपके पास में लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर FIAM है इंडस्ट्रीज़। तो ये लाइटिंग के मेजर प्लेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू ऑटो एंसरीज और ऑटो लाइटिंग्स। तो अब यहाँ पर ये कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरीके से कभी कभी ये प्ले आउट हो जाता है। एक और चीज़ आपको ये देखनी होती है कि इन कंपनीज का एक्सपोर्ट डेटा कैसा है, बिकॉज डोमेस्टिकली तो आप सेल्स कर रहे हो लेकिन आप एक्सपोर्ट में कितना अच्छा प्रेजेंस मार्क कर पा रहे हो और कितना अच्छा एक्सपोर्ट पे रेवेन्यू कमा रहे हो। तीसरा एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखनी होती है कि यहाँ पर भाई वैल्यूएशन मैट्रिक्स में प्राइस टू सेल्स क्या चल रहा है या प्राइस टू अर्निंग्स का वैल्यूएशन आपको देखना ज़रूरी है, जिसका मैं आपको बाद में एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन ये की फ्रेमवर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इस पूरी इंडस्ट्री की, दैट इज योर वॉल्यूम ग्रोथ एंड प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर आपके मार्जिन्स को ट्रैक करने के लिए और वॉल्यूम ग्रोथ आपके एक्चुअल प्रोडक्शन की ग्रोथ को जस्टिफाई करने के लिए, उसको स्केल करने के लिए। कि अब जैसे कि मान लो हमने HUL के बारे में हम बात करते हैं तो भाई वो भी एक कंज्यूमर गुड्स बना रहा है जो FMCG फास्ट मूविंग गुड्स है। अब उसमें ग्रोथ कितनी आ रही है वो हमें देखना होता है। जैसे हम जब VBL की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं भाई कितनी कोल्ड ड्रिंक्स बिकी, वॉल्यूम ग्रोथ कितनी आ रही है, 8% की आ रही है, 10% की आ रही है। तो जितना वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर रहेगा उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। एंड एट टाइम्स यू विल सी मार्जिन एक्सपांशन ऑल्सो हैपन। समटाइम्स देर इज अ कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन में एक कंपनी का आप देखोगे मार्जिन बढ़ गया,
इसीलिए वो कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत चला है। डेमो दूँ? ठीक है, देता हूँ डेमो। अब आप सभी को पता होगा कि हीरो मोटोकॉर्प का कुछ चार्ट जो है वो कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस वाइज रहा नहीं है। अगर मैं पिछले 10 साल का चार्ट आपको यहाँ पर बताऊँ, यू कैन सी दिस इन चार्ट्स, राइट। तो बहुत ज़्यादा फ्लैट था पोस्ट 2016 से लेके 2022 तक। 2022 के बाद में भी ये स्टॉक 3000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली अभी भी आप देखोगे तो 4200 तक ही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेजर मोमेंटम यहाँ पर मुझे दिखा नहीं, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विथ रिस्पेक्ट टू योर टीवीएस मोटर्स, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर इसका कंपैरिजन लेता हूँ टीवीएस मोटर्स से, तो अब देखते हैं क्या होता है, कुछ कमाल का होगा यहाँ पर। अब देखो टीवीएस मोटर में क्या हुआ है, टीवीएस मोटर ये वही स्टॉक है जो 500-600 रुपये वाला स्टॉक था और 3000 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। मतलब एक स्टॉक जो ऑलमोस्ट 2 गुना भी नहीं हो पाया और एक स्टॉक जो 4 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप क्लियरली देख पाओगे डिफरेंस यहाँ पर मार्जिन में। जो ये ईयर ऑन ईयर मार्जिन 2015 में 13% का मार्जिन रजिस्टर करता था हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर 6% का मार्जिन रजिस्टर करता था। अब सेम चीज़ फास्ट फॉरवर्ड में आप देखोगे, यहाँ पर 2023 में 12% मार्जिन हो गया हीरो मोटोकॉर्प का और टीवीएस मोटर का 13% हो गया, और मार्च 2024 में दोनों का 14% मार्जिन हो गया। मतलब मार्जिन को जो इंक्रीमेंट हुआ है, कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ हुई है, वो टीवीएस मोटर इज मच अहेड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। सो व्हाट एक्चुअली एक्सप्लोड फॉर टीवीएस मोटर इज द अपाचे। जैसे बजाज ऑटो के लिए पल्सर का एक्सप्लोजन था, वैसे ही टीवीएस मोटर के लिए अगर आप देखोगे तो अपाचे डिड द जॉब, और वहाँ पर इंजन राइट उनको मिलने के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिला। उसके बाद में एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब मोपेड के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान देना है कि जुपिटर सेल्स वॉज मच बेटर देन मैस्ट्रो। सो अगर हम कार के सेगमेंट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आप ये चीज़ से एग्री करोगे कि रिसेंट में मैंने ऑब्जर्व किया है 4-5 सालों में जो कंज्यूमर डिमांड है और कंज्यूमर बिहेवियर मेंटालिटी जो कंज्यूमर की वो एकदम से बदल गई। अगर हम 2010 में बात करेंगे तो मारुति वॉज अ डोमिनेंट प्लेयर, इट इज स्टिल अ डोमिनेंट प्लेयर, बट एट दैट टाइम एवरी सेकेंड थर्ड कार वॉज मारुति, ठीक है। और मारुति में वो टाइम पे स्विफ्ट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे वो टाइम पे कंज्यूमर डिमांड क्या था और कंज्यूमर का नीड क्या थी, सस्ता मजबूत टिकाऊ, ठीक है। मतलब लो कॉस्ट पे आपको एक कार, एक घर की एक कार होनी चाहिए, वो एक फीलिंग आपको मारुति देती थी। प्लस आपको आफ्टर सेल सर्विस वॉज वेरी गुड। इनफैक्ट जो ज़्यादा खर्चा नहीं होता था बिकॉज लो कॉस्ट आपका जो व्हीकल थी उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ही कम था, राइट। और इसीलिए ये टच पॉइंट्स सेंटीमेंट तक पहुंचाते थे, एक सेंटीमेंट पहुंचाते थे कंज्यूमर तक मारुति वाले, और मारुति की सेल्स तभी मतलब एकदम वड़ा पाव की तरह सेल्स होती थी, राइट। तो अब आज की तारीख में अगर आप देखोगे मारुति की सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। इनफैक्ट यही चीज़ हमें मारुति के शेयर प्राइस में भी देखने मिलता है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि हैचबैक्स वर इन क्लियर डिमांड, और आप यहाँ पर चार्ट पे भी देख पा रहे हो कि 2019 में 47% अप्रॉक्सीमेटली आपका हैचबैक्स थे, वो गिर के 28% रह गए। आज कोई भी हैचबैक्स लॉन्च नहीं कर रहा है, बहुत कम प्लेयर्स है जो हैचबैक्स के ऊपर आ रहे हैं, सब लोग एसयूवी पे जा रहे हैं। तो एसयूवी का मार्केट देखो आप, एसयूवी का मार्केट पहले 23% 20% के आसपास था 2018-19 में, वो बढ़ के 50% का मार्केट हो गया है। दिस इज द शिफ्ट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। उसके अलावा आप देखोगे सेडान्स में कोई लॉन्च ही नहीं हो रहे। अगर आप अभी मुझे बताइए, कमेंट्स करके बताइए कौन सी 1-2 कंपनी है जिन्होंने नए मॉडल्स सेडान में लॉन्च किए। बहुत कम कंपनीज हैं। अगर मैं लग्जरी सेगमेंट को छोड़ दूं BMW वगैरह को, तो रिसेंट में किसी ने भी ज़्यादा सेडान्स लॉन्च ही नहीं किए, राइट। तो ये चीज़ हो रही है करंट मार्केट सिनेरियो में। अब ये पिछले 2-3 साल में बहुत शिफ्ट हुई है, उसके लिए स्टॉक प्राइस पे कैसे इंपैक्ट पड़ा है मुझे बताइए। और उसके अलावा आपने ये चीज़ देखा होगा कि मारुति के शेयर उतने ज़्यादा नहीं चले जितने M&M के चले, राइट। तो क्यों ऐसा हुआ है? इनफैक्ट अगर आप नंबर्स ट्रैक करते होगे आपको पता होगा कि होंडा के सेल्स इज़ नॉट सो गुड। रिसेंट में 2-3 साल में होंडा ने अच्छी मार्केट नहीं गेन किया है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने मारुति सुजुकी इसमें स्क्रीनर पे ओपन किया है, और हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे M&M से, ठीक है। महिंद्रा से कंपेयर करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सो के महिंद्रा एंड महिंद्रा, गॉट इट। इसको हम एक और चीज़ से कंपेयर करते हैं, टाटा मोटर्स, बिकॉज टाटा मोटर्स हैज़ डन ट्रिमेंडसली वेल। वैसे तो अगर आप देखा होगा तो टाटा मोटर्स डिड वेल बिकॉज ऑफ द ईवी पार्ट, और जो डोमेस्टिक में उन्होंने हैरियर वगैरह, हेक्सा, नेक्सॉन ये सब लॉन्च किया, वहाँ पर उन्होंने मार्केट बहुत पकड़ा है। तो ये तीनों भी चीज़ें, हम तीनों भी स्टॉक को अब एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे
वाई एंड वाई बेसिस पे परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो मार्जिन में आपको देखने क्या मिल रहा है, ये देखो मारुति का 10 से 12% का मार्जिन है जो गिर के अब फिर वापस 13 पे आया है, रिसेंट में 8 और 7% पे आ गया था। वो साल में ही जहाँ पर 8% का मार्जिन मारुति गेन कर रही थी, यहाँ पर महिंद्रा 15 से 16% का मार्जिन बना पा रहा था। आज की तारीख में भी महिंद्रा 17 से 18% मार्जिन बना रहा है, मारुति सिर्फ 13% मार्जिन बना पा रहा है। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए आपको देखने मिल रहा है बिकॉज कंज्यूमर डिमांड जब चेंज हुआ तो कंपनी को भी चेंज करना होता है, साथ साथ जो कंज्यूमर बिहेवियर चल रहा है। अब ये चीज़ महिंद्रा कर पाया, मारुति नहीं कर पाई। महिंद्रा ने एक भी सेडान लॉन्च नहीं किए, एक भी हैचबैक लॉन्च नहीं किया। आप रिसेंट में उसके लॉन्चेस देखो, XUV 700 अभी जो बहुत सुपर गाड़ी है वो उन्होंने करी, थार में उनको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला। और उसके अलावा भी जितने भी उन्होंने लॉन्चेस करे हैं, एक उन्होंने इनोवा को टक्कर देने के लिए एक लॉन्च की थी, माराजो करके एक नाम है, राइट। सो वो भी एक गाड़ी थी, लेकिन एक भी सेडान और एक भी हैचबैक्स आपको जल्दी मिलेगी नहीं। तो ये जो है एक मोमेंटम शिफ्ट, ये दैट रियली प्लेड आउट वेल फॉर महिंद्रा। और यहाँ पर ये सेम चीज़ आप देखोगे टाटा मोटर्स के लिए भी प्ले आउट हुई कि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने भी अप्रॉक्सीमेटली 9% और 14% के आसपास का मार्जिन वापस से कवर कर लिया। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया ईवी के वजह से भी टाटा मोटर्स का मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा। अब मारुति और महिंद्रा का भी है ना रिलेटिव स्ट्रेंथ कर लेते हैं एक। तो अब मैं यहाँ पर अगर मारुति सुजुकी देखूंगा, राइट, अब मैं क्या करूँगा, मारुति सुजुकी को यहाँ पर मैं महिंद्रा से कंपेयर करूँगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका मैं एक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टडी बना लेता हूँ, आपके सामने ये डेमो में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर आप कंपेयर करोगे, यू कैन स्टिल सी मारुति इज अंडर परफॉर्मिंग महिंद्रा। इसके लिए चार्ट नीचे जा रहा है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ देख पा रहे हो, ये 0 के नीचे है, -0.07 है, राइट। जब ये चार्ट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा मतलब मारुति वहाँ पर मोमेंटम गेन कर रहा है एंड इट इज़ बीटिंग महिंद्रा। और ये चीज़ आप ऑटो इंडेक्स के साथ में भी कर सकते हो, जस्ट टू चेक द रिलेटिव स्ट्रेंथ कि ये स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है कि नहीं सेक्टर में। आई होप दिस वॉज आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ पीपल। मैंने ऑलरेडी रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर वीडियो भी बनाई है, अगर नहीं देखा है चैनल पे पहली बार आया हो कोई दिक्कत नहीं, जाके देख सकते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली वीडियो। ये भी अगर आपको एक छोटा सा मैंने हैक बताया किस तरीके से आप स्ट्रेंथ विद इन द प्लेयर्स आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ़ यू रियली लव्ड इट, डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो बाकी है। अच्छा कंटेंट देखना है तो फुर्सत से देखने का, राइट। नोरा फतेह का डांस तो हो रहा नहीं है यहाँ पर कि 5 मिनट में मैं आऊँगा और चले जाऊँगा, ना ही मैं सोनू निगम हूँ तो मैं गाना भी नहीं गा सकता। लेकिन अगर क्वालिटी कंटेंट जो मैं देता हूँ आपको यहाँ पर, मैं इंटेंट रखता हूँ कि बेस्ट मेरे व्यूअर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस बेस्ट नॉलेज दूँ, ये मेरा हार्डकोर अप्रोच होता है। तो अगर आपको ये जानना है, बेस्ट क्वालिटी रिसर्च लेना है तो आराम से पूरा वीडियो देखिए। अब जो लोग सोच रहे हैं कि भाई 2025 में क्या ऑटो कंपनीज परफॉर्म करेंगी, अगर बाय करना है तो कौन सा स्टॉक बाय करना है, उसके लिए मैं थोड़ा वैल्यूएशंस पे चलूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ, देखिए ऑटो इंडस्ट्री को बाय करने के पीछे सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस आउट कर देते हैं, दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो आज मार्केट में आप देखोगे सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आज भी मारुति का सबसे बेटर है। उसके अलावा यू हैव सीन हुंडई एंड किया डूइंग रियली वेल इन इंडिया। उसके अलावा आप देख सकते हो महिंद्रा का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है जब हम होलसेल की बात करते हैं, आउटलेट्स की बात करते हैं, एंड आफ्टर सेल सर्विस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कंपनी ये दोनों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुँच पाएगी। तो अगर हम यहाँ पर पीयर टू पीयर में एनालिसिस करते हैं तो 26 का पी चल रहा है आपका मारुति का, महिंद्रा का 33, बिकॉज प्रीमियम इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि अभी फिलहाल जो कंज्यूमर डिमांड है वहाँ पर फिट बैठ रहा है महिंद्रा। इनफैक्ट महिंद्रा के सेल्स नंबर्स भी अच्छे थे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाटा मोटर्स के सेल्स थोड़े से मिक्स थे और यहाँ पर पी का जो है 8.7 ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे बहुत सस्ता है, टाटा मोटर्स ले लेना चाहिए। You might take it, that's your own call, because nothing in this video is a buy or sell recommendation. But then जो आपका P है वो रिफ्लेक्शन है मार्केट का परसेप्शन के आने वाले टाइम में इसके अर्निंग्स कितने स्ट्रॉन्ग आएंगे। जब आप P पे कर रहे हो मतलब फॉरवर्ड अर्निंग्स को डिस्काउंट करके बाय कर रहे हो, राइट। तो अगर किसी कंपनी को या किसी कंपनी के सेल्स का जो बिजनेस का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा आने वाले टाइम में नहीं दिखता है मार्केट को, तो मार्केट उसको हायर प्रीमियम नहीं देगा। तो वो ध्यान में रखिए हमेशा। उसके अलावा अगर आप ये बात करते हैं इसमें जो कंपनी ROC ROE बना पा रही है तो ईजिली ROC ROE 20+% पे बना पा रही है मारुति भी और टाटा मोटर्स भी।
इनफैक्ट डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा मारुति में डेट नहीं है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने भी काफ़ी अपना डेट रिड्यूस किया है। अगर हम बात करते हैं ईवी टू एबिटा की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सिमिलरली वैसे ही दिखेगा, मारुति और आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ गुड इन दैट। अब इसमें अब यहाँ पर आप बात है कि सेल्स के नंबर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कुछ लोग प्राइस टू सेल्स भी यहाँ पर कैप्चर करते हैं। अब यहाँ प्राइस टू सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो आप कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ जो है वो 3 साल में 26% की रही है मारुति में, 23% की रही है महिंद्रा में। अब क्योंकि महिंद्रा 23% का सेल्स ग्रोथ करके भी ज़्यादा पैसा बना पा रहा है क्योंकि वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है उनके, और मार्जिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है मारुति के पास में, लेकिन दे आर नॉट एबल टू गेट द सेंटीमेंट एंड द कंज्यूमर डिमांड राइट वे। अगर आप रिसेंट में देखोगे तो मारुति ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, उन्होंने नए लॉन्चेस में काफ़ी बड़ी गाड़ियों को भी ऐड किया है, एसयूवीज़ को ऐड किया है जो पहले नहीं थी, और वो चीज़ होंडा अभी भी नहीं कर पाया है। सिर्फ एक ही गाड़ी है उनके पास में, होंडा में अगर आप बात करोगे तो वो एक गाड़ी है उनके पास में, उसके अलावा उनके पास भी गाड़ी नहीं है। टाटा मोटर्स मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, फेयरली वैल्यूड है, स्टॉक में भी ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, रिवर्सल आपको इंडिविजुअली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देखना पड़ेगा। अब क्विकली एक बार चार्ट्स पे नज़र घुमाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, बिकॉज टू व्हीलर्स में भी कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। जैसे कि अगर हम आयशर मोटर लेते हैं, आयशर मोटर्स के नंबर्स थोड़े से अच्छे थे, और यहाँ पर आप देखोगे आयशर मोटर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है। रिसेंट में एक कंसोलिडेशन भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया यहाँ पर कंसोलिडेशन से, ये कंसोलिडेशन फेज़ है, यहाँ पर से ब्रेकआउट दिया आयशर मोटर ने। तो ये भी एक स्टॉक है जो आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो, बिकॉज पॉजिटिव मोमेंटम है। इनफैक्ट एक और चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो हम टीवीएस में भी जो बात कर रहे थे, राइट, टीवीएस मोटर्स हैज़ रियली डन वेल इन द रिसेंट टाइम्स, और यहाँ पर भी अभी तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। आप ये देख पा रहे हो कि कंपनी पकड़ के चल रही है ट्रेंड, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कंपनी ट्रेंड पकड़ के चल रही है। सो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव है अभी तक, although the stock has almost corrected a lot in terms of positive momentum, because 3000 के आसपास स्टॉक चले गया था, वहाँ से गिर के ऑलमोस्ट 2400 के आसपास आ गया। सो आई थिंक कैन बी अ गुड मूव, बट आई एम नॉट रियली वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में कंपनीज़ में और कितनी ग्रोथ आएगी। बिकॉज एक चीज़ होती है ना, देखो मैं आपको जो इनसाइड एक बताने की बात कर रहा था सीक्रेट, वो मैं मोस्टली लेटर पार्ट में ही बताता हूँ। जो भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आया तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था ये बहुत इंपॉर्टेंट की इनसाइड है। क्वेश्चन क्या आता है, अब जैसे कि मान लो किसी भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे इनसाइट्स होते हैं जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस डाउन होगा, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैसे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2018 में जब पूरा ऑटो में मोमेंटम चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, राइट, और वो टाइम पे अगर आप देखोगे 2017 में मार्केट भी बुल रन में चल रहा था, तो 2017-18 के टाइम पे ऑल द कंपनीज इन ऑटो स्पेस वर ऑल्सो डूइंग गुड। लेकिन क्या होता है वहाँ पर, मारुति आपको याद होगा ऑल टाइम हाई बना रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जब भी बहुत अच्छा एक दो साल आपके अच्छे जाते हैं ना, और कंटिन्यूसली आपकी ग्रोथ आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रही है, तो कंपनीज अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब स्लो डाउन हो जाता है, अब बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेंट्री हो जाती है। वो ओवर इन्वेंट्री कहाँ डंप की जाती है, डीलर्स के पास में, राइट। और कभी ऐसा टाइम आ गया डीलर के पास में इन्वेंट्री आ गई और यहाँ पर डिमांड कम हो गया, तो स्टॉकिंग ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो अब वो स्टॉकिंग को उनको डी स्टॉकिंग करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट का गाइडेंस अलग जाता है और डीलर का गाइडेंस अलग जाता है। सेम केस में 2 महीने पहले, मान लो ये दिवाली से पहले सेम सिनेरियो हुआ था। जब भी ऐसा होगा, माइंड यू हमेशा याद रखिए, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये हार्डली आपको कहीं सुनने मिला होगा या फिर आपको ये पता होगा। अगर आपके लिए नया है, न्यू है, आई ओपनर है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ध्यान से सुनिए, जब भी आपको ऐसा समझ में आएगा भाई कौन कॉल में 2-3 कंपनीज़ की प्रोडक्शन तो काफ़ी बड़े हैं और कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ बता रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन डिमांड जब हम डीलर्स को सुन रहे हैं, जब डीलर्स के बारे में रिव्यू ले रहे हैं, तो डिमांड डीलर्स से नहीं आ रही है और वहाँ पर पेंट अप इन्वेंट्री की बात हो रही है। ऐसा सिनेरियो आता है तो अगले 1-2 क्वार्टर या 1 क्वार्टर तक आपको स्लो डाउन देखने मिलेगा, जो हमने रिसेंट में देखा। प्राइस में करेक्शन आएगा और प्राइस में करेक्शन आया। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ऑटो इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यूस करेक्शन ही चल रहा था, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, जब ऐसा कुछ भी आपको क्या बोल सकते हैं, एक डाइवर्जेंस देखने मिले, राइट, कि कंपनी के कौन कॉल्स कुछ अलग बोल रहे हैं, डीलर्स अलग कुछ बात कर रहे हैं, तो हमेशा आपको करेक्शन देखने मिलेगा। और ये चीज़ हमने 2018 के बाद भी देखी। 2018 के बाद में भी ये सेम चीज़ हुई थी,
राइट, और 2 साल तक ऑटो इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस नहीं आया। अब बात आती है कि 2025 में ऑटो इंडस्ट्री अच्छी करेगी या नहीं करेगी, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ईवी वाले सेगमेंट है उनके पॉसिबिलिटी है थोड़ा अच्छा ग्रोथ बताने की। क्यों? क्योंकि आज भी ईवी का ग्रोथ 25% 30% के आसपास ग्रोथ हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि जो पूरी इंडस्ट्री है आपको ऑटो की, वो 75% उसमें से टू व्हीलर्स है, राइट। उसके अलावा टू व्हीलर्स में से फिर उसके बाद में फिर आपके कार पैसेंजर व्हीकल्स आते हैं, फिर कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, 3 व्हीलर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स का ग्रोथ तो 10-12% के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, लग्जरी सेगमेंट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं कार्स की। आप देखोगे 6-6 8-8 महीना साल भर वेटिंग है। तो लग्जरी बिकॉज क्या हो रहा है कि आज की तारीख में पीपल आर फोकसिंग ऑन कि जितने ज़्यादा फीचर्स हमें मिले, हमें वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, सनरूफ चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑटोमेटेड सिस्टम्स चाहिए। बिकॉज KPIT के कॉल के हिसाब से 10 साल पहले कार में सिर्फ 10 से 12% का कंट्रीब्यूशन होता था ऑटोमेटिक सिस्टम्स के बारे में हम जो बात करें, सेंसर्स के बारे में। आज वो बढ़ के 25 से 27% हो गया। आने वाले टाइम में ऑलरेडी 30% क्रॉस हो जाएगा अगले 3-4 साल में। मतलब 25% अभी जो ऑटोमेशन है वो और 5% से बढ़ जाएगा। इसलिए आपने रिसेंट में देखा KPIT वगैरह काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है उस जब से EV का मोमेंटम आया, राइट। जैसे हमने टेस्ला भी आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल। और एक और चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि लग्जरी सेगमेंट में जो कंपनी एक मैक्सिमम चीज़ पैक करके दे रही है एक प्रोडक्ट में, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें जो आप फीचर्स पैक करके लोड करके गाड़ी में दे रहे हो, वो कंपनी जो कंफर्टेबल कॉस्ट पे दे पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, वहाँ पर लग्जरी सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है एज पर आर एनालिसिस। अब बजाज ऑटो भी एनालिसिस कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग का मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी आया है। काफ़ी सारे जो हमारे नोन क्लाइंट्स वगैरह भी हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोग ने मुझे पूछा है कि भाई बजाज ऑटो में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे बजाज ऑटो भी ऑलमोस्ट एक मोमेंटम जो स्विंग सपोर्ट है उसके पास में आ गया है यहाँ पर। तो ये क्रूशियल सपोर्ट जो आपको बजाज ऑटो में देखने मिलेगा 8500 के आसपास का, दैट विल बी अ वेरी क्रूशियल जोन। 9000 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर करेक्शन तो थोड़ा सा बड़ा देखने मिला है हमें। इनफैक्ट इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज जो CNG वाले जो भी बाइक्स उन्होंने लॉन्च किया है वहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्शन में कट डाउन हमें देखने मिला है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा ग्रोथ ना मिले या फिर डोमेस्टिक सेल्स में ग्रोथ ना मिले, टाइम विल टेल दैट, बट ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपके कुछ इनपुट्स रहेंगे उसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा और कुछ कंपनीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करते हैं, राइट। टाटा मोटर्स की बात करते हैं, यहाँ पर ये भी काफ़ी गिर चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको वीकली चार्ट पे एनालाइज करूँ तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर क्लियर ब्रेकडाउन है और कोई रिवर्सल का अभी तक साइन नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा इसके रिवर्सल्स को कंफर्म करने के लिए, बिकॉज अभी सिंगल डाइवर्जेंस हमें देखने मिला है। पोस्ट सिंगल डाइवर्जेंस स्टॉक ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया है, 750 से लेके 785 तक आया है। तो एक चीज़ है, हमें अगर एक और थोड़ा सा डिप मिलता है यहाँ पर, सपोर्ट को वापस रीटेस्ट करने आता है और फिर कंफर्मेशन मिलेगा, तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी यहाँ पर टाटा मोटर में भी बन सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो लोगों ने मुझे टाइम एंड अगेन पूछे हैं, जो पहले बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ योर ओलेक्ट्रा भी ग्रीन, मतलब अगर आप देखोगे EV बसेस वगैरह में है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत महंगा है, जाम फाड़ महंगा है एकदम। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन से कंसर्न यहाँ पर दिखता है, इसलिए स्टॉक कंसोलिडेशन में चले गया है पिछले 6, 8, 9 महीने से। इनफैक्ट 2 से 3 क्वार्टर हो गया स्टॉक में कोई मेजर ग्रोथ नहीं आया। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक बॉटम अप्रॉक्सीमेटली 1300-1400 के बीच में फॉर्म हो सकता है। अगर वो ब्रेक होता है सो द नेक्स्ट सपोर्ट कम्स नियर 1000 लेवल्स। सो गाइज आई थिंक आई हैव डन माई बेस्ट। बहुत सारे केस स्टडीज हमने ऑलरेडी लिए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा हमने, आप लोगों के साथ में शेयर किया। इफ इट वॉज अ वंडरफुल वीडियो, वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और लाइक किए बिना मत जाना, हिट द लाइक बटन, बिकॉज एक लाइक तो बनता है। इतना अच्छा एनालिसिस जो मैंने आपको बताया उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने कुछ ना कुछ लर्निंग्स लिए यहाँ से तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ में। दैट्स हाउ वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट मोर ऑडियंस। एंड उसके अलावा आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे इंसाइटफुल कुछ वीडियोज़ हम लेके आएंगे आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल नोटिफिकेशन, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।